हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। इसके हाल ही में जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं उसका गहरा एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि कंपनी ने किस तरह परफॉर्म किया है और इनके आने वाले फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। और इसको जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ भी कंपैरिजन करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिल सके कि आपके पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए क्या ज़्यादा सही रहेगा। और लास्ट में मैं आपके साथ इसके टेक्निकल चार्ट को भी एनालिसिस करेंगे। इसका चार्ट देख के आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि क्या हमें खरीदना चाहिए अभी या फिर होल्ड करना चाहिए। दोस्तों, आपको कभी भी बिना टेक्निकल चार्ट देखे आपको कभी भी एंट्री नहीं करना चाहिए, भले ही स्टॉक कितना ही अच्छा क्यों ना हो। क्योंकि टेक्निकल चार्ट देख के ही हमें मार्केट के ओवरऑल सेंटीमेंट के बारे में पता चलता है। चार्ट हमें ओवरऑल आइडिया देता है इस स्टॉक के पूरे चार्ट मूवमेंट का, कि कहाँ पे लोगों ने एंट्री करी होगी, कहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा। और हम सही बुलिश सिग्नल देखकर ही एंट्री कर सकते हैं, जिससे कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के ज़्यादा चांस बनते हैं। अगर सोचो आपने स्टॉक यहाँ पे खरीदा और यहाँ पे एग्जिट किया, और यहाँ पे खरीदा और यहाँ पे एग्जिट किया, तो दोनों में काफ़ी फ़र्क है। तो इसलिए अगर आपको लॉन्ग टर्म पैसा कमाना है तो कंपनी के बिजनेस एनालिसिस के साथ-साथ उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने के बाद उसका टेक्निकल चार्ट ज़रूर एनालाइज़ करें और उसके बाद ही एंट्री लें। मैं खुद भी डेली बेसिस पे 50-60 चार्ट्स देखता हूँ और उसी के हिसाब से देखकर एंट्री लेता हूँ। हमेशा मेरी वॉच लिस्ट में 60-70 स्टॉक्स ज़रूर रहते हैं। तो आपको अगर पैसा कमाना है तो आपको खुद से मेहनत करनी होगी। डेली बेसिस पे टेक्निकल चार्ट देखने की आपको आदत बनानी पड़ेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं अभी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के। मैं लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स आपको दिखा देता हूँ। अभी अगर यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट जो आया है उसमें जून 2024 का प्रॉफिट दिखा रहा है 26 करोड़। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ एक बारी। तो यहाँ पे आप देखेंगे लेटेस्ट जून क्वार्टर के इनके जो रिजल्ट आया है उसमें इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये फिगर लैक्स में है, तो 340 करोड़ आया है इस क्वार्टर में। और लास्ट सेम जून के क्वार्टर में इनका 312 करोड़ का प्रॉफिट था। तो आप देखेंगे यहाँ तो प्रॉफिट तो इनका बढ़ा हुआ है, तो फिर यहाँ पे 26 करोड़ कैसे आया है? तो वो इसलिए आया है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है और इन्होंने आरबीआई में अप्लाई किया है यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए। तो आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से कुछ इनको प्रोविज़न सेट करने पड़ते हैं। तो प्रोविजंस अगर मैं आपको समझाऊँ तो प्रोविज़न सिर्फ़ ये होता है कि बैंक अपने प्रॉफ़िट में से कुछ हिस्सा निकाल के अलग से रख देती है, जिससे कि जो उनके लोन डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं या फिर फ्यूचर में होने की चांस है, कल को उसको वो मैनेज कर सकें। तो प्रोविज़न सिंपली 2 तरीके की होती है। एक होती है आपकी स्पेसिफ़िक प्रोविज़न, जो किसी लोन को अगर किसी ने डिफ़ॉल्ट किया है, मान लो किसी ने 2-3 महीने से ईएमआई नहीं पे किया है, तो उस केस में कंपनी क्या करती है, स्पेसिफिक प्रोविज़न कर देती है, उतने ही अमाउंट का प्रॉफ़िट में से निकाल के रख लेती है, जिससे कल को अगर फ्यूचर में ये लोन वापस नहीं आता है तो उनको कंपनी को ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े। और दूसरा होता है फ्लोटिंग प्रोविज़न। फ्लोटिंग प्रोविज़न क्या होता है, फ्यूचर में कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो, जैसे कि कोरोना आ गया था या फिर और कुछ की वजह से कंपनी अपना प्रॉफ़िट में से कुछ स्पेसिफिक अमाउंट निकाल के रख देती है। तो इनको इस क्वार्टर में क्या करना पड़ा, वन टाइम प्रोविज़न करना पड़ा 180 करोड़ का। क्योंकि इन्होंने यूनिवर्सल बैंक के लिए अप्लाई किया है, तो आरबीआई गाइडलाइंस के तहत इनको 180 करोड़ का प्रोविज़न अलग से रखना पड़ा, जिससे कि ये यूनिवर्सल बैंक बन सके। और सेकंड रूल आरबीआई का ये भी है कि इनकी जो नेट प्रोविज़न है वो 1 से कम होनी चाहिए यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए। तो आप इनके अगर आखिरी 3-4 क्वार्टर के ग्रॉस एनपीए देखेंगे तो ये लगभग-लगभग सेम है, लेकिन नेट एनपीए इन्होंने इस बारी 1 से कम किया है। मीन्स इन्होंने ज़्यादा प्रॉफिट में से ज़्यादा पैसा निकाल के रखा है। मतलब इन्होंने नेट एनपीए इस बारी और भी कम कर दिया, अपने प्रॉफिट में से ज़्यादा हिस्सा निकाल के रखा है। हर बारी ये क्या करते थे, लगभग इनका जो प्रोविज़न कवरेज रेशियो होता था वो आप देखेंगे तो 55% होता था, बस इस बारी इन्होंने 70% के आस-पास रखा है। और मैनेजमेंट ने अपनी कॉन कॉल में डिस्कस भी किया है कि आगे से ये 70% ही रखेंगे, क्योंकि इनको 1% से कम नेट एनपीए रखना है। तो इस चलते इनका जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे आप देखेंगे 26 करोड़ ही हुआ है। क्योंकि 180 करोड़ के तो इन्होंने फ्लोटिंग प्रोविज़न करे हैं और बाकी इन्होंने नेट एनपीए भी 55% से प्रोविज़न कवरेज रेशियो को 70% से बढ़ाया है। तो अगर इनका रिज़ल्ट हम लोग एक शीट में कॉपी पेस्ट करें, यहाँ पर आप देखेंगे तो इनका नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर का 26 करोड़ रहा है। अगर
अगर हम मान लेते हैं जो इन्होंने 180 करोड़ का फ्लोटिंग प्रोविज़न इस बार नहीं किया है, क्योंकि वो वन टाइम है, तो वो नहीं किया, अगर हम मान लेते हैं तो इनका प्रॉफ़िट इस क्वार्टर में कितना होता? 180 प्लस 26, तो 206 का इनका नेट प्रॉफ़िट होता। और मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है इस बारी कि 2025 के एंड तक इनका जो लोन बुक का ग्रोथ होएगा वो 25% तक हो जाएगा इजीली। तो 5486 का अगर हम 25% की ग्रोथ के हिसाब से अगर हम चेक करें तो इनकी ईयर एंड तक की सेल्स 6857, तो 6857, और इसमें से 1501 इस क्वार्टर में आ चुका है रेवेन्यू। तो 6857 माइनस अगर हम 51501 माइनस करें तो आगे आने आने वाले 3 क्वार्टर में इनकी सेल्स का रेवेन्यू रहेगा 5356। अगर इसको हम 3 क्वार्टर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो नेक्स्ट क्वार्टर में हम मान लेते हैं 1600 की सेल्स होगी, उससे नेक्स्ट में 1800 और फिर 2000। अगर इन चारों का सम करें तो अप्रोक्स ये इतना ही आ रहा है 6857। तो हम मान लेते हैं कि आने वाले 3 क्वार्टर में इनका इतने इतने की सेल्स रहेगी। उनका लेटेस्ट क्वार्टर का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 36। अगर हम जो इन्होंने वन टाइम प्रोविज़न करी है उसको इसमें ऐड कर देते हैं प्रॉफिट में, अगर वो इन्होंने नहीं करी होती तो इनका प्रॉफिट आता 216। तो अगर आप देखेंगे तो 1501 की सेल्स पे इनका प्रॉफिट है 216 इनका प्रॉफिट है, उस पे 28% टैक्स देके इनका नेट प्रॉफिट कितने का बनेगा? 216 मल्टीप्लाई बाय 0.72, 156। तो इनका नेट प्रॉफिट अप्रोक्स बनेगा 156। तो 1501 की सेल्स पे इनका 156 का नेट प्रॉफिट बनेगा, जो कि कितने परसेंट है? 156 डिवाइड बाय 1501 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 10.4 अप्रोक्स 10.4 का ये प्रॉफिट कमा रहे हैं इतने की सेल्स पे। तो आने वाले 3 क्वार्टर में भी लगभग इनका सेम नेट प्रॉफिट रहेगा। तो इसका अगर मैं 10.4 लें, 4 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 100, तो नेक्स्ट क्वार्टर में इनका प्रॉफिट आएगा 166 का, उससे नेक्स्ट क्वार्टर में 187 का, और उससे नेक्स्ट क्वार्टर में 208 का। तो अगर हम चारों क्वार्टर का ऐड कर देते हैं तो 717 का इनका नेट प्रॉफिट आएगा ईयर एंड तक, जिसमें हमने जो 180 करोड़ का इन्होंने प्रोविजन सेट किए हैं वो भी ऐड किया है। अभी अगर आप कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो इनका लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 799 करोड़, और इस साल के एंड तक इनका प्रॉफिट 717 आएगा। और उसमें से अगर हम लोग 180 करोड़ माइनस भी करते हैं तो 707 माइनस 180 करोड़ 537। तो इस साल के एंड तक इनका प्रॉफिट लगभग 537 के आसपास रहेगा। और अगर कंपनी की हम थोड़ी एफिशिएंसी मान लेते हैं कि इंक्रीज हो जाएगी तो भी इनका नेट प्रॉफिट 600 करोड़ तक ही होगा। अभी अगर कंपनी का टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई से 30% नीचे चल रही है। अगर साल के एंड तक ये अपने ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट पे नहीं पहुंचेगी, जो कि नहीं पहुंच रही है, जैसा कि हमने इसके फ्यूचर प्रोजेक्शन के हिसाब से कैलकुलेट किया, तो जब ये अपने ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट पे नहीं चल रही है तो आपको लगता है कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई प्राइस पे जाएगा? इसके थोड़े कम चांस हैं। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक आने वाले 1-1.5 साल तक क्या कर सकता है, यहीं पे थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, और इसके बाद अगर इसके नेट प्रॉफिट इंक्रीज करने लगे तो हो सकता है ये उसके बाद फिर अपने ऑल टाइम हाई प्राइस पे जाए। अगर मैं सारी ड्राइंग्स क्लियर करके आपको दिखाता हूँ तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने लिस्टिंग के बाद पे सबसे पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया, इसको अगर मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे आके इसने रेजिस्टेंस दिखाया, उसके बाद ये स्टॉक नीचे गया लगभग 50% और वापस आके इसने सेम पॉइंट पे रेजिस्टेंस दिखाया, और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छा सा कप विद हैंडल पैटर्न बना, ये इसका कप और ये हैंडल रहा।
तो कप विद हैंडल का टारगेट होता है जो कप की मैक्सिमम डेप्थ होती है, उसी का इसका टारगेट होता है। तो इसको अगर हम यहाँ पे लगाएं तो आप देखेंगे कि जैसे ही इस टेक्निकल चार्ट का पैटर्न हिट हुआ उसके बाद से ही ये स्टॉक गिर रहा है। लगभग इसने 255 डेज में 50% का प्रॉफिट दिया और अपना टेक्निकल चार्ट का पैटर्न हिट होने के बाद से ये नीचे गिर रहा है और लगभग अभी इसको 252 डेज हो गए हैं और ये -30% के प्रॉफिट पे यहीं पे कंसोलिडेट हो रहा है और आने वाले टाइम पे हो सकता है इसी रेंज में काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट होए अगर इसके नंबर अच्छे नहीं आए। अगर मैं इस बैंक को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से कंपेयर करता हूँ तो एक और चीज़ आप देखेंगे, ये मैं क्लोज कर देता हूँ। अगर आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट उज्जीवल स्मॉल फाइनेंस बैंक की तो इनकी साल की सेल्स 5967 करोड़ है और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की भी लगभग सेम है। बट उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का नेट प्रॉफिट है 1259 करोड़ सेम सेल्स पे और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का नेट प्रॉफिट है 630 करोड़ सेम सेल्स पे। और इनके अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो ग्रोस एनपीए लगभग 2.75 के आसपास चल रहा है और नेट एनपीए 0.83। अगर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का आप क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो इसके ग्रोस एनपीए भी इससे कम है और नेट एनपीए तो काफ़ी कम है, इसी क्वार्टर में इंक्रीज हुए हैं। उससे पहले इनके नेट एनपीए काफ़ी 0.0405 बहुत नेट एनपीए कम है। और अगर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की बैलेंस शीट देखेंगे तो इनके पास खुद का पैसा कितना है 5094 प्लस 519 लगभग 5500 करोड़ और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास खुद का पैसा कितना है लगभग 6000 करोड़। तो 6000 करोड़ इनका खुद का पैसा है, ईयरली प्रॉफिट इनका 634 करोड़ है और इनकी मार्केट कैप है 9276 करोड़ की। जबकि आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का देखेंगे तो इनके पास खुद का भी लगभग उतना ही पैसा है और प्रॉफिट उनसे डबल है और इसकी मार्केट कैप देखेंगे तो 8292 करोड़ मीन्स उससे 1000 करोड़ कम पे ही मिल रहा है। तो इस हिसाब से इस स्टॉक का पी जस्ट 6.59 है जबकि इक्विटास का पी है 14.6 और ये उससे ज़्यादा प्रॉफिट नेट प्रॉफिट पोस्ट कर रहा है। उज्जीवन का अगर चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से लगभग 33% नीचे आया है 284 पे। तो और यहाँ पे कि अच्छा सा कप विद हैंडल चार्ट पैटर्न बना रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये इसका कप हो गया और यहाँ पे दूसरा हैंडल बनेगा और फिर यहाँ से हो सकता है ब्रेकआउट दे, नहीं तो इसको आप अपने ऑल टाइम हाई प्राइस के लिए भी ले सकते हैं। ये अपने ऑल टाइम हाई से इसका चांस है 46% जाने का। अगर हम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को मान लेते हैं कि ये आने वाले टाइम पे ग्रो नहीं करेगा, इसकी सेल्स वगैरह नहीं बढ़ेगी, सिर्फ और सिर्फ ये इतना ही प्रॉफिट नेट प्रॉफिट भी पोस्ट करता रहेगा, तो भी अगर इसका पी यहाँ से डबल हो जाता है इक्विटास जितना, तो भी ये स्टॉक इजीली 6.59 से अगर 14 हो जाता है तो इजीली यहाँ से डबल हो जाएगा बिना किसी नेट प्रॉफिट के ग्रोथ के और रेवेन्यू के ग्रोथ के बिना। तो ये था मेरा इनका एनालिसिस, होप आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।